दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के आकाश एक युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित हो गए थे। यहाँ इतिहास के कुछ सबसे घातक हवाई संघर्ष के एपिसोड सामने आए। कभी कभी हवा सैकड़ों मशीनों की गर्जना से गूंज उठती थी। इन उड़ने वाली मशीनों में से सबसे भयानक के नाम आज भी प्रतिष्ठित हैं। ब्रिटिश स्पिटफायर्स, अमेरिकन मस्टैंग्स, जापानी जीरोस। इन सभी कुख्यात मशीनों ने युद्ध की भयंकर प्रभावी मशीनों के रूप में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की। और क्या ख्याति थी वह! आधुनिक लड़ाकू विमान पायलटों की वास्तव में पूजा की जाती है। हम उनकी निर्मल शारीरिक स्वास्थ्य, सुधारित प्रतिक्रियाओं और संयत साहस की प्रशंसा करते हैं। लेकिन इस युग के पायलटों को इनकी और अधिक जरूरत थी। जैसा कि हम देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के विमान के कॉकपिट में जाने वाले पायलट केवल साहसी ही नहीं थे। अक्सर प्राचीन या पुरानी तकनीक का उपयोग करने वाले विमानों को उड़ाते हुए ये वायुसेना के सदस्य अपने शरीर को अविश्वसनीय बलों के संपर्क में लाते थे और असंभव परिस्थितियों में अपने जीवन को जोखिम में डालते थे। ऐसे सभी विमानों में शायद 88 को ही सबसे अधिक भयानक उड़ाने वाले विमान के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। आज के एपिसोड में वर्ल्ड्स के युद्धों की हम दूसरे विश्व युद्ध के सबसे प्रसिद्ध और डरावने विमानों में से एक जंकर्स जू 88 के बारे में गहराई से जानेंगे। एक समय में शिकारी पक्षियों की तरह वे अपने शिकार पर झपटते और बमों का भार लक्ष्य पर गिराते हैं। सब कुछ उनकी गोताखोरी में स्टुकास के चीखते सायरनों के साथ मिल जाता है। बम सीटी बजाते हैं, फटते हैं और फूटते हैं। यह सार्जेंट प्रूमर्स का एक उद्धरण है, जो जर्मनी की एकमवीन पैंजर डिवीजन के एक सैनिक थे। मई में लिखा गया 1940। वे अपनी डायरी में इसे दर्ज करते समय फ्रांस की लड़ाई में जर्मन सेनाओं के साथ तैनात थे। म्यूज नदी के पार पश्चिम में हमले की प्रतीक्षा कर रहे थे और फ्रांस के दिल में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। जर्मन वायु हमला घड़ी की सुई की तरह चला। लुफ्टवाफे के इतिहासकार विलियम सेंट मरे उस दिन घटित हुई घटना का वर्णन करते हुए लिखते हैं, उद्धरण, लगातार स्टुका हमलों ने लाइन को पकड़े हुए फ्रेंच रिजर्विस्टों पर विनाशकारी प्रभाव डाला। फ्रांस के पैदल सैनिक एक फ्रेंच जनरल के अनुसार, जिन्होंने दृश्य को देखा, उद्धरण, अपनी खाइयों में दुबक गए, बमों के धमाके से स्तब्ध और डाइव बॉम्बर्स की चीख से। जिस डाइव बॉम्बर की बात हो रही है वह था JU-857, जिसे स्टुका के नाम से भी जाना जाता है। म्यूज के पार पुल रात होते होते सुरक्षित हुआ था। अगले दिन जर्मन टैंक पार हो गए। फ्रांस में ब्लिट्जक्रीग शुरू हो गया था। पेरिस 1 महीने के भीतर गिर जाएगा। यह जू 78 का विश्व युद्ध द्वितीय में पहला सफल ऑपरेशन नहीं था और न ही यह आखिरी होगा। आप पहले से ही जू 78 से परिचित हो सकते हैं। यह डाइव बॉम्बर अपनी विशाल प्रतिष्ठा के साथ अपने भयानक सायरन के लिए कुख्यात हो गया, जो उन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के दिलों में भय पैदा करता था जो इसे अपनी ओर चीखते हुए सुनते थे। हमने इस हवा को चीरती हुई चीख को दूसरे विश्व युद्ध की सबसे भयानक आवाजों की हमारी सूची में शामिल किया। अगर आप इच्छुक हैं तो आप वह वीडियो चैनल पर ढूंढ सकते हैं, लेकिन जू 78 में उसके सायरन से भी अधिक असाधारण बातें थीं। एक भयानक नजदीकी रेंज का डाइव बॉम्बर जू 78 नाजी ब्लिट्जक्रेग युद्ध कला के लिए मौलिक था। इसका उपयोग 1939 से 1941 तक चौंकाने वाले प्रभाव के लिए किया गया था और इसका एक व्यापक संचालनात्मक इतिहास है। इसने युद्ध के दौरान यूरोप भर में जमीन और समुद्र पर अनगिनत लड़ाइयां लड़ीं। पूर्व में USSR से, पश्चिम में स्पेन से और उत्तर में नॉर्वे से व्यक्तियों को आतंकित करते हुए। आज के एपिसोड में वर्ल्ड्स के युद्धों की हम दूसरे विश्व युद्ध के सबसे प्रसिद्ध और डरावने विमानों में से एक जंकर्स जू 88 के बारे में गहराई से जानेंगे। का सबसे प्रसिद्ध जर्मन ग्राउंड अटैक विमान जू 78 सिर्फ एक प्रभावी लड़ाकू वाहन से कहीं अधिक था। यह लुफ्टवाफे का प्रतीक था। चीखते सायरन और सीटी बजाते बमों के साथ यह ब्लिट्जक्रेग का प्रतीक बना। इसके द्वारा कराए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण विरोधी गोते के कारण इसके पायलट नियमित रूप से दृष्टि खो देते थे और युद्ध की शुरुआत से पहले ही पुराने हो चुके विमान को उड़ाते समय बेहोश हो जाते थे।
यह विमान उनके लिए एक भयानक जानवर था, जो उनके लिए उतना ही डरावना था जितना वह उन पर हमला करने वालों के लिए था। सबसे पहले हमें इस विमान की प्रतिष्ठा पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसे वास्तव में अतिरंजित नहीं किया जा सकता। जंकर्स जू-78 एक जर्मन डाइव बॉम्बर नहीं था, यह जर्मन डाइव बॉम्बर था। लोग हर जगह विमान को स्टुका कहते थे, जो स्टुत्जकाम्पफ्लुग्ज़िग का संक्षिप्त रूप है, जर्मन शब्द जिसका अर्थ है डाइव बॉम्बिंग विमान। मुझे लगता है अब सुंदर जर्मन भाषा की मेरी गलतियों के लिए माफी मांगने का उतना ही अच्छा समय है जितना कोई और समय हो सकता है। मैं आगे चलकर विमान को स्टुका या JU-857 कहता रहूंगा। हालांकि JU-857 को स्टुका कहना वास्तव में P-50 को लड़ाकू या B-17 को बम वर्षक कहने जैसा है। फिर भी JU-78 की ऐतिहासिक पहचान ऐसी है कि स्टुका शब्द सुनते ही लोग समझ जाते हैं कि यह JU-78 के संदर्भ में है। युद्ध के दौरान 6000 होने के साथ नाजी जर्मनी द्वारा निर्मित सभी लड़ाकू विमानों में से लगभग 10 में से एक JU-78 ने निश्चित रूप से स्टुका के खिताब को अपने नाम करने के लिए पर्याप्त संख्या में थे। लेकिन सिर्फ संख्या ही नहीं, JU-857 को जर्मन जनता और यूरोप भर की सैन्य शक्तियों के मन में गहराई से बसाने में मदद की। मुझ जैसे एक उत्साही विमान प्रशंसक के लिए भी JU-857 की उपस्थिति निस्संदेह बदसूरत है। कठोर रेखाओं और उभरे हुए घटकों के साथ स्टुका ने अपनी कोणीयता और कुछ हद तक निर्दयता के लिए उड़ता स्वास्थिक का उपनाम कमाया। उपस्थिति JU-857 की एक विशेषता इसका अनूठा उल्टा गल विंग आकार है, जो इसे दूर से भी आसानी से पहचानने योग्य बनाता है। यह जर्मनी भर के स्कूली लड़कों द्वारा प्रिय था। स्टुका की अनाकर्षक उपस्थिति का कुछ व्यावहारिक लाभ भी था। डिजाइन की सीधापन ने मरम्मत और रखरखाव को आसान बना दिया। विमान के कोणीय भागों को सामूहिक रूप से जर्मनी के फैक्ट्रियों में उत्पादित किया जा सकता था, सभी कम कीमत पर। यह कारक आंशिक रूप से इस अपेक्षाकृत कच्चे विमान के लंबे समय तक मैदान में रहने की व्याख्या करता है, एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हम बाद में आएंगे। अब चलिए डाइव बॉम्बर के रणनीतिक आला पर विचार करते हैं। वह एक चीज जिसने इसे अन्य विमानों से अलग किया। पारंपरिक बॉम्बर्स ऊंचाई बनाए रखते हैं और बम साइट्स के सहायता से क्षैतिज बमबारी करते हैं। ये बम के उड़ान पथ की गणना करते हैं, उच्चता, बम के आकार, हवा की गति और उड़ान की गति के कारकों को ध्यान में रखते हैं। इसलिए वे कुछ हद तक अस्थिर होते हैं। नियमित बम वर्षक बड़े स्थिर लक्ष्यों जैसे शहर के लिए उत्तम है, जहां वे ऊंचाई के उड़ान पथों की सुरक्षा में रहकर ऊपर से मौत बरसाते हैं। हालांकि वे स्थितियों के लिए कम अच्छे होते हैं जिनमें सटीकता की मांग होती है, जैसे कि दो विरोधी बलों के बीच एक विकसित होती संघर्ष स्थिति। यहां डाइव बम वर्षक का प्रवेश होता है। इसका उद्देश्य लक्षित सटीक बमबारी करना है। अक्सर संघर्ष स्थितियों में बमों को क्षैतिज प्रक्षेप वक्र से नहीं, बल्कि एक लंबवत प्रक्षेप वक्र से गिराना है। डाइव बम वर्षक अपने बमों के गिरने की जगह के बारे में कहीं अधिक सोच समझकर काम कर सकते हैं। वे बम स्थलों की उच्च गणनाओं पर नहीं, बल्कि मानव दृष्टि पर निर्भर हैं। विमान को लक्ष्य की ओर मोड़ें, बम डालें और बाहर हो जाएं। सरल और विनाशकारी। इस सब का मुख्य बिंदु वह लंबवतता थी। अगर पायलट विमान को सीधे लक्ष्य के ऊपर ले जा सके तो निशाना लगाना आसान हो जाता। लंबवतता का एक और मुख्य लाभ था बमबारी के दौरान सुरक्षा। इससे पायलटों को उच्च से निम्न ऊंचाई तक सबसे कम समय में पहुंचने की अनुमति मिलती थी। युद्ध क्षेत्र पर मौजूद विरोधी वायुयान तोपें, लड़ाकू विमान और अन्य रक्षात्मक क्षमताएं जो निम्न उड़ान वाले लक्ष्यों पर सबसे प्रभावी होती हैं, उन्हें महत्वपूर्ण बनाती हैं। यहां JU-857 अलग होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टुका लंबवतता का राजा था। इस बिंदु पर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रसिद्ध ब्रिटिश पायलट एरिक ब्राउन, जो ब्रिटिश इतिहास के सबसे सम्मानित नौसैनिक पायलट हैं, ने दुश्मन के उपकरणों की जांच के दौरान जंकर्स जू-78 डाइव बॉम्बर उड़ाया। युद्ध के दौरान इस व्यक्ति ने रॉयल नेवी और RAF के हर श्रेणी के विमान को उड़ाया, साथ ही अन्य योद्धाओं द्वारा निर्मित और तैनात किए गए अधिकांश विमानों को भी उड़ाया। लड़ाकू विमान, बम वर्षक, एयरलाइनर, एम्फीबियन नौकाएं और ग्लाइडर
एरिक ने सभी को उड़ाया। जब तकनीकी उन्नति ने जेट इंजन से चलने वाले विमानों को संभव बनाया, तब एरिक को इन प्रयोगात्मक, अक्सर खतरनाक मशीनों को उड़ाने के लिए बुलाया गया था। स्पष्टतया, अगर किसी व्यक्ति को लड़ाकू विमान की क्षमता का मूल्यांकन करने की योग्यता थी, तो वह एरिक ब्राउन थे। उन्होंने स्टुका के बारे में यह कहा, मैंने बहुत डाइव बॉम्बर्स उड़ाए हैं और यही एकमात्र है जिसे आप वास्तव में लंबवत डाइव कर सकते हैं। डाइव बॉम्बर्स के साथ अधिकतम डाइव सामान्यतः 60 डिग्री के क्रम में होती है। स्टुका उड़ाते समय, क्योंकि यह सब स्वचालित है, आप वास्तव में लंबवत उड़ रहे होते हैं। स्टुका अपनी ही एक वर्ग में था, वह गलत नहीं था। जर्मन लोगों ने डेसाउ में विमान सुविधाओं का परीक्षण करके जो कुछ भी पाया, उससे वे हैरान थे। यह JU-857 की सीमाएं नहीं थीं जिन्हें खोजा जाना था, बल्कि मानव शरीर की सीमाएं थीं। इसका कारण स्टुका की डाइव की अत्यधिक परिपूर्णता थी। विमान का डिजाइन और इंजीनियरिंग डाइव बॉम्बिंग के बलों का प्रतिरोध करने के लिए योग्य थे। मानव शरीर इन बलों का सामना करने के लिए कम अच्छी तरह से सुसज्जित था। जी फोर्स, जिसे जी में मापा जाता है, वह इकाई है जिसका उपयोग त्वरण और उसके कारण होने वाले तनाव का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मानव शरीर स्थानीय रूप से लागू होने पर कई जी का सामना करने में सक्षम है। चेहरे पर एक कठिनाई से थप्पड़ सैकड़ों जी का उत्पादन कर सकता है। हालांकि आमतौर पर लागू जी, खासकर लंबवत जी, एक बड़ी समस्या है। लंबवत जी खून को सिर से पैरों तक धकेलते हैं। यह लड़ाकू पायलटों के लिए किसी भी थप्पड़ से अधिक गंभीर समस्याएं पैदा करता है। जब सिर से खून निकलता है तो दिमाग ऑक्सीजन की कमी से जूझता है। इससे महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजिकल कार्य जैसे कि दृष्टि और चेतना सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया के रूप में बंद हो जाते हैं। 4G से कम पर कोई दृष्टि समस्या या चेतना की हानि का अनुभव नहीं हुआ। यह पता चला कि एक पायलट द्वारा सहन किया जा सकने वाला उच्चतम भार 8.5G था जब विमान को उसकी सीमाओं तक धकेला गया था। फिर भी यह ऊपरी सीमा थी। 6G पर 50% पायलटों ने दृष्टि समस्याएं या ग्रे आउट महसूस किया। 7.5G से ऊपर कुछ 40% पायलटों की दृष्टि पूरी तरह से गायब हो गई। कुछ तो बेहोश भी हो गए। क्या यह कल्पना करना अद्भुत नहीं है? एक युद्धक विमान जमीन पर स्थित शत्रु की ओर तेजी से बढ़ते हुए, संभवतः विरोधी वायु तोपों से बंधे हुए, पायलट अपने विमान की चीखों और युद्ध की गर्जना से घिरे हुए। डाइव पर वे 60 से 90 डिग्री पर लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़े 350 से 599.45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गिरते हुए वे तनाव में आते हैं। खून को सिर से बाहर जाने से रोकने और बेहोश न होने के लिए अपनी सभी मांसपेशियों को जोर देते हैं। JU-78 के पायलटों को उनके साथी सैनिकों द्वारा सही मायने में आदर में रखा गया था। वीर या पागल, खैर ज्यादातर को दोनों का थोड़ा सा माना जाता था। युद्ध के समय जी के प्रभाव और डाइव बमबारी के खतरे को कम करने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया गया। इस अनुसंधान में प्रेशराइज्ड केबिन की बड़ी भूमिका थी और JU-78 विमान इस नई तकनीक का पहले लाभान्वित हुआ। प्रत्येक पंख के नीचे एयर ब्रेक्स ने विमान की अत्यधिक गति को डाइव रन के दौरान नियंत्रित किया, जिससे GS का अनुभव कम हुआ। अंत में एक नवीन स्वचालित पुल अप तंत्र बनाया गया था। बम के रिलीज होने पर स्टुका समतल हो जाएगा, डाइव को समाप्त करते हुए। यह एक जीवन रक्षक अनुकूलन साबित हुआ। बेहोश होने वाले पायलट अभी भी अपने शरीर पर नियंत्रण रखते थे और होश खोने से पहले लगभग 3 सेकंड तक अपने नियंत्रण को संचालित करना जारी रख सकते थे। इस मूल्यवान समय में वे अपने लक्ष्यों के साथ बम छोड़ सकते थे, ज्ञान रखते हुए कि अगर नियंत्रण खो देते तो वे अपने लक्ष्य में नहीं गिरेंगे। इस शानदार हाइड्रोलिक ऑपरेशन की कल्पना किए जाने से पहले केवल सबसे अनुभवी और शारीरिक रूप से फिट पायलट ही विमान को ऊपर खींचने और अपनी जान बचाने की ताकत जुटा सकते थे। जैसा कि आप समझ सकते हैं, JU-857 को इसके पायलटों ने वास्तव में आश्चर्य से देखा था। हालांकि पायलटों का डर उसके सामने फीका पड़ जाता था जब उन्हें जमीन पर उन्हीं लक्ष्यों के डर से तुलना की जाती थी। युद्ध का दृश्य कभी भी एक शांत स्थान नहीं होता है, विशेष रूप से एक वायु हमले के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन JU-57 डाइव बॉम्बर के वायु हमले अत्यंत भयानक थे। यह विमान न केवल सीधे अपने लक्ष्यों की ओर गोता लगाता था, बल्कि ऐसा करते समय यह एक चीखती हुई आवाज भी निकालता था। लगाए गए सींगों को जेरिको सींग के रूप में जाना जाता था, जो यहोशू की पुस्तक में एक बाइबल संदर्भ है। यहोशू इजरायलियों के नेता एक शहर पर हमला कर रहे थे
उनके पुजारियों ने सींग बजाए और शहर की दीवारें नष्ट हो गईं, इससे पहले कि हर पुरुष, महिला और बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। उन बाइबिल के सींगों की तरह स्टूका के लिए लगाए गए सींग मौत और बर्बादी के प्रस्तावना थे। एक पुराने टॉल्किन प्रशंसक के लिए कल्पना करें, क्या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के नाज़गुल की डरावनी चीखें आपको नहीं याद आती, जिनसे सैनिकों को अपने मन को खोने का डर था? मुझे यही छवि दिखाई देती है। ये भयानक प्रोपेलर चालित सायरन दुश्मन के मनोबल को कम करने और गोताखोरी बमबारी का डर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हुए थे। जैसा कि एक सैनिक ने कहा, उद्धरण, स्टूका केवल एक बम वर्षक से अधिक था। यह डर का एक साधन था। मेरा मतलब है, बस इसे गोता लगाते हुए सुनो। स्टूका द्वारा पहली बार प्रयोग किए गए सीटी बजाने वाले बम के कारण किसी ने अगर हॉलीवुड की द्वितीय विश्व युद्ध की फिल्म देखी हो तो उन्हें यह लग सकता है कि सभी बम गिरते समय सीटी बजाते हैं। वास्तव में यह स्टूका के बम थे, जिन्हें उनके पंखों पर एक प्रकार की सीटी लगाई गई थी, जिसने पहली बार यह भयानक शोर पैदा किया, जिसने हॉलीवुड के निर्देशकों के दिलों को और युद्ध के सैनिकों के नसों को छीन लिया। आप शोर को पहचान लेंगे, लेकिन यहां यह पूरी प्रामाणिकता में है, स्टूका की सीटी मरण। अगर दुनिया के अंत की एक आवाज होती तो मैं शर्त लगाता हूं कि यह उस जैसी ही थोड़ी बहुत लगती होगी। युद्ध के हथियार के रूप में डर पर यह ध्यान केंद्रित करना एक सामान्य बात नहीं थी। सबसे प्रभावी विजयों में मौत तक की कठिन लड़ाइयों का नहीं, बल्कि मार्गों और घेराबंदियों का समावेश था। अगर दुश्मन को यह विश्वास हो जाता कि वे अभिभूत करने वाले अनुपात में लड़ रहे हैं, तो वे अपने हथियार नीचे रख सकते हैं और या तो समर्पण कर सकते हैं या भाग सकते हैं। इसने ब्लिट्जक्रीग रणनीतियों के एक सिद्धांत को प्रदान किया, एक दुश्मन के संकल्प को तोड़ने के लिए अभिभूत करने वाली शक्ति का आभास बनाए। जो 78 एक मौलिक टुकड़ा था इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में। लेकिन बेशक केवल मनोवैज्ञानिक युद्ध ही काफी नहीं होता। जू 78 ने यह सुनिश्चित किया कि उसके हमले से लोग अधिक भयभीत हो गए थे। 2 पंखों पर लगी मशीन गनों के साथ ही पिछले कॉकपिट में लगी तीसरी गन के साथ स्टूका स्ट्रेफिंग हमले कर सकता था और अन्य लड़ाकू विमानों के लिए एक मापा खतरा पेश कर सकता था। आमतौर पर शुरुआती स्टूकास एक 500 पाउंड वर्ग का बम या एक 250 पाउंड बम केंद्र में और प्रत्येक पंख पर 2 50 पाउंड बम ले जाते थे। अक्सर ये छोटे बम क्लस्टर प्रकार के गोला बारूद से भरे होते थे, जो खुले में इन्फेंट्री के लिए विनाशकारी होते थे। बाद में स्टूका मॉडल्स को पूर्वी मोर्चे पर टैंकों पर निम्न ऊंचाई पर हमले के लिए 37 मिलीमीटर की तोप से लैस किया गया था। एक और प्रकार जू 78R के नीचे पंखों में ईंधन टैंक थे, ताकि यह अपनी सीमा बढ़ा सके और समुद्र में संबद्ध जहाजों पर हमला कर सके। इन हथियारों में हुए बदलावों से स्पष्ट है, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा वैसे वैसे स्टूका का उपयोग भी बढ़ता गया। युद्ध से पहले पुराना और प्रतिस्थापन की आवश्यकता में माना जाने वाला यह शक्तिशाली यंत्र किसी तरह युद्ध के पूरे 5 और आधे वर्षों के लिए सेवा में बना रहा, संबद्ध और कम्युनिस्ट बलों को पूरे समय तबाह करता रहा। वह विनाश आसानी से हासिल नहीं किया गया था। 1939 में पोलैंड के युद्ध में धीमे गति का 88 को तब नुकसान पहुंचा जब इसकी लड़ाकू सुरक्षा कम थी। RAF एयर मार्शल आर्थर टेडर ने कहा, उद्धरण, हमारे लड़ाकू पायलट खुशी से रोते हैं जब वे स्टूकास को देखते हैं। और युद्ध का आगे बढ़ना और सहयोगियों ने हवाई वर्चस्व हासिल करना शुरू किया। स्टूका अधिक से अधिक अप्रभावी लगने लगा। कब्जे वाले नॉर्वे के आसपास जहाजों पर हमला करने के एक संक्षिप्त कार्यकाल में ब्रिटिश लड़ाकों के हाथों बड़ी संख्या में हताहत हुए। फिर उन्हें ब्रिटेन की लड़ाई के दौरान एक कड़ी मार पड़ी। कई जर्मन पायलट इन विमानों में या यहां तक कि इनके पास तैनाती से डरते थे। उन्हें लड़ाकू चुंबक कहते थे। निश्चित रूप से युद्ध के अंत तक Ju-857 ने अधिक आधुनिक, तेज और बेहतर समर्थित सहयोगी बलों के खिलाफ कई हानियां उठाईं,
ब्रिटिशों ने स्टुका को पुराना और अप्रभावी घोषित किया, एक आक्रामक हथियार के रूप में समाप्त हो गया, यह कहते हुए कि पुरानी क्षमताओं के बावजूद 1945 और युद्ध के अंत तक अत्यधिक प्रभावी और समय समय पर विनाशकारी बना रहा। फ्रांस की लड़ाई के दौरान विमान को, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, सटीकता प्रदान करने के लिए नोट किया गया था। लड़ाई की गर्मी में फ्रांसीसी बलों को तोड़ने और पुनर्बलों को बिखेरने में सक्षम था। इसने डनकर्क के समुद्र तट से ब्रिटेन की ओर जा रहे सहयोगी जहाजों को नष्ट कर दिया। व्यापारी जहाजों का सामना करने पर यह भेड़ों के बीच भेड़िया निकला। जैसा कि एक स्टूका पायलट ने कहा, उद्धरण, जब किसी स्टूका द्वारा हमला किया जाता था तो किसी भी आकार के व्यापारी जहाज के लिए बहुत कम मौका होता था। उसी क्षण जब ब्रिटिश 1940 में जू 88 की अप्रासंगिकता की घोषणा कर रहे थे, यह भूमध्य सागर में शिपिंग को आतंकित कर रहा था, यूगोस्लाविया और ग्रीस पर नाजी वर्चस्व को सुनिश्चित कर रहा था। स्टूका की असली परीक्षा नाजी जर्मनी का सबसे बड़ा युद्ध था, पूर्व में युद्ध, जब नाजी जर्मनी और यूएसएसआर, दो महान शक्तियां पूर्वी यूरोप में भिड़ी, तो स्टुका ने यूएसएसआर की वायु शक्ति को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसने उनके रनवे पर विमानों को बमबारी करके हजारों को नष्ट कर दिया। इसने पलटवार करने वाले सोवियत कवच को अपंग बना दिया। इसने मजबूत बिंदुओं को निष्क्रिय किया और आपूर्ति लाइनों को प्रभावित किया। 5 जुलाई 1941 को स्टुकास के एक स्क्वाड्रन ने 18 ट्रेन कारों और 500 वाहनों को नष्ट कर दिया। युद्ध के दौरान 58 ने 3700 सोवियत टैंकों को नष्ट कर दिया, जो एक चौंकाने वाली सफलता दर है। हालांकि 1954 तक सोवियत हर महीने उतने नए T-34S बना रहे थे। स्टुका शायद प्रभावी रहा हो, लेकिन युद्ध जर्मनी के पक्ष में नहीं मुड़ा और जल्द ही बर्लिन की ओर लंबी वापसी शुरू हो गई। जैसे ही सब कुछ जर्मनों के खिलाफ हो गया, रूसियों ने बर्लिन को ही घेर लिया और हिटलर का साम्राज्य उसके चारों ओर ढहने लगा। Ju-857 ने अपनी कीमत साबित की। लाल सेना ने वायु समर्थन के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए लुफ्तवाफे ने फिर से उड़ान भरी। Ju-857 को एक आखिरी बार वीरतापूर्ण विजय का क्षण मिलेगा। 1941 में हुई तबाही की याद दिलाते हुए स्टुका डाइव बॉम्बर्स ने सोवियत पदों पर बिना किसी विरोध के हमला किया। 3 दिनों के भीतर उन्होंने 2000 वाहनों और 51 टैंकों को नष्ट कर दिया। बताने योग्य बात यह है कि जर्मन आपूर्ति लाइनों को काट दिया गया था और खाने से लेकर गोलियों तक सब कुछ कमी में चल रहा था। कुछ अंतिम आपूर्ति के ईंधन को Ju-87 के उपयोग के लिए आरक्षित रखा गया था। यह मशीन, जो 1929 में भी पुरानी थी, बार बार युद्ध के मैदान में विजयी हुई, जर्मन सैनिकों को प्रेरित करती रही और जहां भी उड़ती वहां के दुश्मन बलों को आतंकित करती रही। Ju-78 और इसके पायलटों ने नाजी शासन के लिए लड़ाई लड़ी, एक बुरी साम्राज्य जिसकी नरसंहार की महत्वाकांक्षाएं थीं। युद्ध के मैदान में इसकी हर सफलता, और वहां बहुत सी थीं, हिटलर के विकृत सपने को वास्तविकता के एक कदम और करीब ले आई। स्टुका ने किसी योग्य लक्ष्य की सेवा नहीं की, लेकिन इस साहसी विमान की उपलब्धियां अविश्वसनीय थीं। बदसूरत, धीमे चलने वाला और एरोस्पेस के कुछ सबसे बहादुर या पागल पायलटों द्वारा उड़ाया गया, स्टुका ने अविश्वसनीय बाधाओं को पार किया। हर मोड़ पर उम्मीदों से अधिक प्रदर्शन किया। अपने चिल्लाते हॉर्न्स, सीटी बजाते बमों, पागलपन से गोते लगाते हुए और क्रूरतापूर्वक प्रभावी युद्ध रिकॉर्ड के साथ स्टुका ने इतिहास में अपनी जगह मजबूती से स्थापित कर ली है। अपने प्रतिष्ठित रूप और उच्च हानि पहुंचाने की क्षमता के साथ Ju-78 आज भी एक प्रतीक बना हुआ है, आतंक की रणनीति में एक सबक और संयुक्त हथियार रणनीति की प्रभावशीलता। और वहां आपके पास Ju-87 स्टुका डाइव बॉम्बर है। कृपया टिप्पणी करें, वीडियो को पसंद करें और चैनल का समर्थन करने के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। धन्यवाद।